वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप 2 यानी ओवम पिकअप की। इसे हम oocyte रिट्रीवल भी कहते हैं या फिर एग कलेक्शन भी बोलते हैं। तो हम जानेंगे कि ओवम पिकअप से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ओवम पिकअप कैसे किया जाता है और इसके ओवम पिकअप के बाद की सावधानियां क्या-क्या होती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवम पिकअप से पहले लेने वाले प्रिकॉशंस की। पिकअप से पहले आपके डॉक्टर आपको एक ट्रिगर सजेस्ट करते हैं। ये ट्रिगर एक तरीके का इंजेक्शन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको समय से लेना बहुत आवश्यक होता है। ट्रिगर के लगभग 34 या 35 घंटे के बाद ओवम पिकअप किया जाता है। इस इंजेक्शन से एग्स में मैच्योरिटी आती है और M1 स्टेज से एग्स M2 स्टेज में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए इस इंजेक्शंस का समय से लगाना और प्रॉपरली लगाना बहुत ज़रूरी है। इस इंजेक्शन को अक्सर रात के ऑड आवर्स में लगाया जाता है ताकि ओवम का टाइमिंग मॉर्निंग आवर्स में फॉल करे। ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली यानी कि पेट की चमड़ी या फिर थाइस पे भी लगाया जा सकता है और कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो कि इंट्रामस्कुलर भी लगते हैं। ये इंजेक्शन सही ढंग से ना लगने की वजह से एग रिट्रीवल करते वक्त एग्स में इश्यूज आ सकते हैं, यानी कि हमें एम्प्टी फॉलिकल्स भी मिल सकते हैं और हमारी सारी साइकिल वेस्ट हो सकती है। इसलिए इस इंजेक्शन का कायदे से लगाना बहुत ज़रूरी है। ओवम पिकअप से 3 या 4 दिन पहले हस्बैंड को सीमन इजैकुलेट करने के लिए बोला जाता है। ओवम पिकअप के दिन फ्रेश सैंपल लिया जाता है। इजैकुलेशन के लिए अगर बहुत ज़्यादा गैप होता है तो डेड स्पर्म या एबनॉर्मल स्पर्म्स की मात्रा बढ़ जाती है। अगर टाइम कम होता है तो काउंट्स पर असर आता है। PAC जो जिसको हम बोलते हैं प्री एनेस्थीसिया चेकअप, हम पेशेंट का स्टिमुलेशन के दौरान करवा के रखते हैं। ओवम पिकअप से पहले पेशेंट को खाली पेट रहने के लिए बोला जाता है। कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए उसके लास्ट मील और ओवम पिकअप के बीच में। इसके अलावा परफ्यूम, ज्वेलरी, नेल पेंट और मेहंदी को भी अवॉइड करने के लिए बताया जाता है। ओपीओ वाले दिन अगर आप कोई थायराइड की दवाई ले रहे हैं या फिर ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवाई ले रहे हैं तो वो आपको मॉर्निंग में एक सिप ऑफ वाटर से लेनी होती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपनी डोज अपने फिजिशियन के अकॉर्डिंग लेनी होती है। यूजुअली अगर आप 6 से 8 घंटे तक अगर आपने कुछ खाया नहीं होता है तो ऐसे में डोज स्किप करवाई जाती है, मगर आपको अपने फिजिशियन या एनेस्थीसिया में जो एडवाइस दी जाती है उसके हिसाब से अपनी डोज लेनी है या स्किप करनी है। ओवम पिकअप के 2 घंटे पहले आपको एडमिट होना होता है और आपको ये बहुत ही टाइम से करना होता है क्योंकि आपका काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हॉस्पिटल में आने के बाद होती हैं, जैसे आपके वाइटल्स लिए जाते हैं, आपकी फाइल बनती है, आपको अपने साथ सारी ब्लड रिपोर्ट्स कैरी करनी होती हैं और हस्बैंड के साथ आना होता है। हस्बैंड का उस दिन फ्रेश सैंपल कलेक्ट किया जाता है ताकि वो आपके फर्टिलाइजेशन में, एग्स के फर्टिलाइजेशन में यूज़ किया जा सके। किसी कारणवश अगर हस्बैंड सैंपल नहीं दे पाते हैं तो पहले से बैकअप सीमन फ्रीजिंग का प्रोविजन रहता है। पेशेंट को बिल्कुल टाइम से OT में लिया जाता है। अगर हम इस प्रोसीजर में लेट करते हैं तो एग रप्चर का डर रहता है, इसीलिए पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो हॉस्पिटल टाइम से पहुंचे। पेशेंट का ब्लैडर प्रोसीजर से पहले खाली करवाया जाता है। ये प्रोसीजर एनेस्थीसिया को मिलाकर लगभग 20-25 मिनट का होता है। इस प्रोसीजर में अल्ट्रासाउंड प्रोब के ऊपर एक नीडल गाइड लगी होती है और एक ओवम पिकअप नीडल द्वारा अल्ट्रासाउंड में देखकर फॉलिकल्स का फ्लूइड एस्पिरेट किया जाता है और एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। इस फ्लूइड को फिर लैब में एग्जामिन किया जाता है और फिर लैब का फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओवम पिकअप के बाद पेशेंट डे केयर शिफ्ट कर दिया जाता है। पेशेंट थोड़ी देर में होश में आता है, मगर एनेस्थीसिया का असर की वजह से पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। 4-5 घंटे तक कुछ नहीं दिया जाता। उसके बाद धीरे धीरे ओरल सिप्स और थोड़ी सी सॉफ्ट डाइट स्टार्ट की जाती है। पेशेंट एक बार यूरिन पास कर लेता है, ठीक से चल फिर लेता है तो उसे डिस्चार्ज समरी समझाई जाती है। डिस्चार्ज में हम कुछ उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं और अगर हम पेशेंट को फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस और कैप्सूल भी दिए जाते हैं। अगर हम उनको फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन्स दी जाती हैं। ओवम पिकअप एक डे केयर प्रोसीजर है। सेम डे पे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने के बाद वो सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं और नेक्स्ट डे से नॉर्मल डाइट रिज्यूम कर सकते हैं। अक्सर पेशेंट को अगले दिन कोई भी डिस्कम्फर्ट या पेन नहीं होता है और वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं, मगर
अगर पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में पेन है या फिर डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो ऐसे में रेस्ट एडवाइस किया जाता है। अगर पेशेंट पीसीओडी है तो उसमें हमें खास ख्याल ये रखना होता है कि ऐसे पेशेंट हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम के सिम्टम्स दिखा सकते हैं, तो ऐसे में उनको अपना ध्यान रखना है, बहुत फ्लूइड अच्छी मात्रा में लेना है, अपने ब्लोटिंग का ध्यान रखना है, यूरिन पास करने का ध्यान रखना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। और अगर उन्हें लगता है कि उनका पेट ज़्यादा फूल रहा है या फिर यूरिन कम पास हो रही है या लोअर एब्डोमेन में पेन है तो तुरंत हमसे संपर्क करना है। पेशेंट को थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है मामूली तौर पर। अगर उनको ज़्यादा कोई दिक्कत लगती है तो पहले कंसल्ट करना है, अदरवाइज 5 डेज़ के बाद हम पेशेंट को एम्ब्रियो स्टेटस बताने के लिए बुलाते हैं या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए बुलाते हैं अगर हमने फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान कर रखा हो। पोस्ट पिकअप पेशेंट को हैवी वेट उठाने के लिए मना किया जाता है, रिलेशन रखने के लिए मना किया जाता है और कोई भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने के लिए मना किया जाता है। नॉर्मल हल्का फुल्का घर का काम और नॉर्मल एक्टिविटीज़ वो कर सकती हैं। तो ये सारे एहतियात उनको बताए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमें ओवम पिकअप से पहले क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्या-क्या पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, ओवम पिकअप प्रोसीजर कैसे होता है और उसके बाद की सावधानियाँ क्या होती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपकी काफ़ी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आपको मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या हमें दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।